वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आशा करता हूं कि आप सब लोग बड़े अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी भी बहुत ही शानदार चल रही होगी। बहुत बड़ी आप सब लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है। और हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो हमारी जो चर्चा हो रही थी, ठीक है, हमारी चर्चा भैया जी किस पर हो रही थी? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की विशेषताएं। ठीक है, इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय संविधान की विशेषताएं, विशेषताएं। ठीक है जी। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं हम इस पर थे, और भारतीय संविधान की विशेषताएं मतलब इसको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे। और इसमें जो सबसे पहली विशेषता थी, हम सबसे पहली विशेषता के बारे में बात कर रहे थे कि हमारा संविधान जो है वो निर्मित, लिखित और विशाल संविधान है। ठीक है। अब यहां पर आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। ठीक है, मैं आपको बहुत अच्छे से इसे समझाऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहली विशेषता क्या है कि हमारा जो संविधान है वह निर्मित, लिखित, ठीक है, और विशाल संविधान है, और विशाल संविधान है, विशाल संविधान है। ठीक है सर। चलिए, अब निर्मित को बोलेंगे इनएक्टेड, ठीक है, लिखित को बोलेंगे रिटन, और विशाल संविधान को बोलेंगे सर ह्यूज कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है सर, ह्यूज कॉम्प्रिहेंसिव। चलिए, तो ये बात आप बहुत अच्छे से समझना कि हमारा संविधान निर्मित, लिखित और विशाल संविधान है। सबसे पहले एक बात बताइए, ठीक है ना, कि भाई हमारे संविधान को निर्मित संविधान क्यों कहा जाता है? तो सबसे पहले जो जिस चीज पर हम लोग डिस्कस करेंगे वो ये है कि आखिर, ठीक है, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, जो हमारा संविधान है, उसे निर्मित क्यों कहा जाता है? निर्मित संविधान उसे कहने के पीछे का क्या कारण है? ठीक है, हमारे संविधान को निर्मित संविधान क्यों कहा गया? तो सबसे पहली बात भैया जी यहां पर आकर आपकी, ठीक है ना, वो हो जाती है कि भाई हमें ये बताओ कि हमारे संविधान को निर्मित, ठीक है, हमारे संविधान को भैया जी निर्मित क्यों कहा गया? सबसे पहली बात, इनेक्टेड क्यों है? ठीक है भाई, अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज इनेक्टेड। ठीक है, तो इसको आप भैया समझाओ हमें। ठीक है, इसको आप हमें समझाओ। तो देखो, इनेक्टेड इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारा संविधान है वह एक संविधान सभा के द्वारा निर्मित हुआ है। एक संविधान सभा ने इसका निर्माण किया है, और वह जो संविधान सभा है वह कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर, ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ कैबिनेट मिशन, ठीक है, वो जो आपकी संविधान सभा है वो संविधान सभा का गठन, ठीक है, उसी के आधार पर हुआ है। तो सबसे पहली बात इसको हम डिकोड करते हैं कि आखिर हमने अपने संविधान को इनेक्टेड क्यों कहा। ठीक है, सबसे पहली बात, हमारा संविधान निर्मित क्यों है? निर्मित कहलाने के पीछे कारण क्या है? निर्मित क्यों है? अगर मान के पीछे क्यों है? अगर मान के ये देखिएगा आप लोग कि आपके एग्जाम में अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि संविधान के निर्मित होने के पीछे के निम्न कारण हैं, और आपसे वह कूट में पूछ ले, है ना, आपसे वह कूट में पूछ ले कि संविधान के निर्मित होने के पीछे के क्या कारण है, और आपसे वह, ठीक है, कूट में पूछ ले, तो आपके पास क्या उत्तर होगा? देखिए भैया, रट तो हर कोई रहा है कि निर्मित, लिखित और विशाल संविधान है, लेकिन इसका मतलब भी तो समझो कि भैया इसका मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बाबू। ठीक है, ये भी तो समझना जरूरी है। तो सबसे पहली बात कि ये निर्मित क्यों है? बाय, ठीक है, अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज इनेक्टेड। वो इसलिए निर्मित है क्योंकि हमारे संविधान का निर्माण किया गया है। बात समझ में आ रही है? हमारे संविधान का भैया जी क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। और हमारा संविधान जो निर्मित हुआ है, जो हमारे संविधान का निर्माण किया गया है, वो किसके द्वारा किया गया है भैया जी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा किया गया है, संविधान सभा के द्वारा किया गया है। ठीक है जी, ये बात समझ में आ रही है? किसके द्वारा किया गया है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के द्वारा किया गया है। और ये जो संविधान सभा है ना, ये संविधान सभा कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, ठीक है, की सिफारिशों के आधार पर गठित की गई है। सिफारिशों के आधार पर, आधार पर
ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ कैबिनेट मिशन। ठीक है, और बाकी का कैबिनेट मिशन की क्या क्या, ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो आप समझ के आए हैं। तो सबसे पहली बात कि भाई हमारा संविधान आखिर है क्यों निर्मित। अगर कोई भी आपसे पूछ ले, जैसे मान के चलिए कि आप ही पढ़ाते हैं कहीं ऑफलाइन या ऑनलाइन, ठीक है, और आपको अपने विद्यार्थियों को समझाना हो कि भैया जी ये निर्मित क्यों है, ठीक है, आखिर हमारे संविधान के निर्मित होने के पहले पीछे रीजन क्या है, तो आप कहेंगे कि भैया जी हमारा संविधान इसलिए निर्मित है क्योंकि बाकायदा इसका निर्माण किया गया है। बात समझ पा रही है। अब ठीक है, जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ है ना, तो इस निर्माण के दौरान ठीक है हमारे संविधान सभा का गठन हुआ है। ठीक है, निर्माण भैया जी किसके द्वारा किया गया, संविधान सभा द्वारा। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भैया जी क्या हुआ, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ। उसके बाद हमारे संविधान के निर्माण को लेकर हमारी संविधान सभा में विभिन्न समितियां, विभिन्न कमेटियां बनी। ठीक है, हमने आपको एक एक समिति के अध्यक्ष भी आपको बताए थे, विभिन्न समितियां बनी। ठीक है, प्रत्येक समिति का अध्यक्ष बना। इसके अलावा हमारे संविधान में टोटल 12 सेशंस हुए, अधिवेशन हुए। बात समझ में आ रही है, अधिवेशन हुए, बैठक हुई। तो कुल मिलाकर इन समस्त कारणों के सम्मिलित प्रभाव से, समस्त प्रक्रिया के सम्मिलित प्रभाव से हमारी संविधान सभा के द्वारा कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर वो हमारी संविधान सभा बनी थी। देखो इसलिए निर्मित कहा जाता है। बात समझ में आ रही है। अच्छा, अगर यहां पर आपसे पूछ ले, और ये बात आप लिख के दे लेना, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल ये प्रश्न लिखकर आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है ना, और मैं दावे के साथ बोल रहा हूं कि ये प्रश्न आपको आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। क्या कि पूछा जाएगा आपसे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। ठीक है, ये पूछा जाएगा। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन आपसे, ठीक है, देख लेना मेरे प्यारे बच्चे, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। ठीक है, अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्टेड और रिटन है, ठीक है, तो जो ब्रिटेन का संविधान है, ब्रिटेन का संविधान कैसा है, तो मेरे प्यारे भैया जी हम लोग ब्रिटेन के संविधान को विकसित और अलिखित संविधान कहते हैं। कैसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, तो विकसित और अलिखित संविधान कहते हैं हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को, विकसित और अलिखित संविधान कहते हैं, अलिखित संविधान कहते हैं उसको। ठीक है जी, ये बात समझ में आई। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को हम विकसित और अलिखित संविधान कहते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि वो अलिखित क्यों है। ठीक है, हमारा संविधान तो लिखित है। अच्छा, अब सबसे पहले आप यहां पर आ जाओ कि भैया जी हमारा संविधान लिखित कैसे है। तो भैया जी लिखित ऐसे है, हम बता रहे हैं। ठीक है, हमारा संविधान कैसे लिखित है, तो हम बता रहे हैं भैया जी हमारा संविधान ऐसे रिटन है, हमारा संविधान ऐसे रिटन है कि हमारे संविधान को, जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को जो, ठीक है, उसके जो कैलीग्राफर हैं, कैलीग्राफर का मतलब हिंदी में होता है बेटा, उसके जो सुलेखक हैं, सुलेखक हैं, ठीक है ना, वो है आपके प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। क्या नाम है भैया जी, नारायण रायजादा। ऐसा नहीं लगता कि कोई धार्मिक व्यक्ति होंगे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा है, जैसे मंदिर के पुजारियों के नाम होते हैं, कुछ ऐसा नाम लिखता है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो जो हमारा संविधान है ना, वो रिटन इस वजह से है। ठीक है, सबसे पहली बात तो उसके पीछे का रीजन है कि भैया जी वो बाकायदा जो है ना, उसके एक सुलेखक हैं, उसको लिखा है, उसको क्या किया गया है भैया जी, लिखा गया है। ठीक है, वो बेसिकली हैंड रिटन है, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है। ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चे, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, हैंड रिटन है। और उसको रिटन बाई मतलब लिखा किसने है, मतलब लिखा इन द सेंस लिखा अपनी हैंड राइटिंग में। तो कैलीग्राफर उसको कहते हैं, जो सुलेखक होता है कैलीग्राफर कहते हैं, वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा है। जैसे आपने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, ठीक है, पढ़ा होगा कि वह कुरान का, ठीक है, बड़े मीठे स्वर में पाठ करता था। ठीक है, वो कुरान को बेसिकली जो है ना, कुरान की आयतों को बड़े मीठे स्वर में, ठीक है ना, उनको उच्चारित करता था, तो इसलिए उसको कुरान खों कहते थे। वही जो औरंगजेब है, आलमगीर औरंगजेब, ठीक है, वो बेसिकली बाकायदा कुरान को लिखता था। ठीक है, लिखता था, और केवल औरंगजेब ही नहीं लिखता था कुरान की आयतों को, बल्कि एक नासिरुद्दीन महमूद नाम का भी शासक हुआ है बलबन से पहले, वो भी, ठीक है, बहुत ही अच्छा सुलेखक था। वो भी कुरान की आयतों को लिखता था, और लिखने के बाद उससे जो भी आय प्राप्त होती थी, ठीक है, उससे बेचकर वो अपना जीवन यापन करता था। ठीक है, तो जो लिखने वाला है, ठीक है, मतलब जो सुलेखक है, तो बेसिकली सुलेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चे, सुलेखक कौन है, तो नासिरुद्दीन महमूद। क्या कुरान नासिरुद्दीन महमूद ने ओरिजिनेट की है? नहीं, ओरिजिनेट तो वो भैया जी किसने की है, ठीक है, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। ठीक है, उन्होंने अपनी धर्म की शिक्षाओं को उसमें लिखा कि उनका धर्म कैसे चलेगा, लेकिन वो जो ऑलरेडी लिखी हुई है, ठीक है, उसको बेटा, तो इसलिए ध्यान रखना। तो हैंड रिटन मतलब सुलेखक, जो कैलीग्राफर है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये भैया जी इंग्लिश के हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये अंग्रेजी के हैं, मैंने आपको कल भी बताया था अंग्रेजी के हैं। और जो हिंदी वाले हैं, हिंदी वालों का नाम क्या है, बसंत कृष्ण वैद्य है।
वसंत कृष्ण वैद्य हिंदी वाले का नाम है, ठीक है। अब यूपीएसआई में आपके इस बैच में कुछ बच्चे हैं बोलते हैं कि सर राइटिंग कैसा है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, आप मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो है ना, ठीक है, सीधे पढ़ाने के लिए मुझे स्वर्ग से अप्सराएं लेकर आनी पड़ेंगी, ठीक है। इतना बेहतरीन राइटिंग है। जब मैं पीसीएस मेंस में पढ़ाता हूं ना, और मेंस में जब मैं आंसर को इस तरह से लिखता हूं डिजिटल बोर्ड पे, तो आप विश्वास मानिएगा कि वो बच्चे जो लगातार 2-3 बार से मेंस दे रहे हैं, वो खुद तारीफ करते हैं। मतलब मैं खुद अपने मुंह से नहीं बोल रहा, वो खुद बोलते हैं कि अरे सर, ठीक है ना, इस तरह से लिखा जाना चाहिए। आपने लिखने की जो आपकी लिखावट है, ठीक है, बहुत स्पष्ट है, बहुत अच्छी है। आप लोगों को पता नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी, तब आपको पता चलेगा कि यही अच्छी राइटिंग होती है। जब आप इसे कभी भी, जब आप दरोगा बन जाने के बाद, जब आप ऊंचे एग्जाम्स की तैयारी करेंगे ना, बड़े एग्जाम्स की, ठीक है, जैसे लायक समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, पीसीएस, ठीक है, यूपीएससी वगैरह, तब आप देखेंगे कि इस तरह की भाषा शैली और इस तरह की लिखावट में अगर आप लिखते हैं अपने मेंस को, ठीक है, तो मैं ये निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि आपको अतिरिक्त मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। जी, तो सबसे पहली बात मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि भैया ये लिखित है, क्योंकि इसको बाकायदा लिखा गया है, तो लिखित तो ये हो गया, ठीक है। अब अगर ये हैंड रिटन है, तो हैंड रिटन का मतलब क्या है कि मेरे प्यारे भैया जी, ठीक है, इसमें भाग हैं, इसमें पार्ट्स हैं, इसमें भाग है, ठीक है, इसमें अनुच्छेद है। भाग के अंतर्गत भैया जी क्या आते हैं, भाग के अंतर्गत इसमें आर्टिकल्स आते हैं, अनुच्छेद आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें और क्या क्या है, इसमें आपकी अनुसूचियां हैं। क्या है भैया जी, इसमें अनुसूचियां हैं, इसमें शेड्यूल्ड, ठीक है, शेड्यूल्स हैं, अनुसूचियां हैं, ठीक है। अब चूंकि इसमें जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 22 भाग थे, 395 आर्टिकल्स थे और 8 अनुसूचियां थी। अब कोई ये मत कहना कि सर 12, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, अब मैं कभी भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बोलू ना मेरे प्यारे बाबू, कभी भी, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा सर वही कॉन्स्टिट्यूशन जो 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, निर्मित हुआ था, निर्मित हुआ था। बात समझ में आ रही है, निर्मित हुआ था। तो ये वही कॉन्स्टिट्यूशन है जो 26 नवंबर 1949 को भैया जी क्या हुआ था, निर्मित हुआ था, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है। तो उसमें, ठीक है, 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 क्या थी, अनुसूचियां थी। तो ये जो है ना, बेसिकली ये सारी चीजें मिलकर, ठीक है, ये सारी चीजें मिलकर हमारे संविधान को कैसा बना देती हैं, ये सारी चीजें मिलकर हमारे संविधान को ह्यूज कॉम्प्रिहेंसिव बना देती हैं। कैसा बना देती हैं भैया जी, ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें हमारे संविधान को ह्यूज कॉम्प्रिहेंसिव बना देती हैं। मतलब ये हमारे संविधान को एक विशाल संविधान बनाती हैं। ये हमारे संविधान को मेरे प्यारे बाबू क्या बनाती हैं, विशाल संविधान बनाती हैं। तो इसलिए हमारा संविधान विशाल संविधान है। अगर हम अपने संविधान की तुलना करें विश्व के अन्य संविधानों से, तो यू डोंट बिलीव इट, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, क्या कि आपको पता है अमेरिका के संविधान में टोटल कितने आर्टिकल्स हैं, 7, महज 7 आर्टिकल। अमेरिका के पूरे संविधान में 60 आर्टिकल है, हमारे संविधान में 395 आर्टिकल है। अब आप में से भी कुछ बच्चे कहेंगे कि नहीं सर हमने तो किताबों में 450 से ऊपर पढ़ा था, तो वो बेटा कैसे हुए मैं आपको समझाऊंगा, चिंता मत करो। अब आप पॉलिटी को समझने आए हो, रटने नहीं, ठीक है ना। यहां पर जी, उसके बाद अगर मैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान की बात करूं भैया जी, ऑस्ट्रेलिया, तो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के संविधान में आपके 128 आर्टिकल हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में। तो ऑस्ट्रेलिया का संविधान देखिए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 आर्टिकल है। अगर मैं आपसे, ठीक है, आजकल हमारी बड़ी ठनी हुई है उस देश से, कनाडा के संविधान के बारे में बात करूं, तो 147 आर्टिकल है कनाडा के संविधान में, ठीक है। और अगर मैं आपसे साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं, साउथ अफ्रीका के संविधान की बात करूं, तो साउथ अफ्रीका के संविधान में 153 आर्टिकल्स हैं भैया जी, कितने, 153। तो आप खुद देखिए, आप खुद कंपैरिजन कीजिए कि हमारे संविधान में लगभग 400 आर्टिकल थे, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था 395, 5 ही कम रह गए। लेकिन उस समय जो पहले से संविधान मौजूद थे, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ अफ्रीका, ठीक है, उनमें आप देखिए कि भारत के संविधान से कहीं कम आर्टिकल थे। तो इसलिए वो भारत का संविधान मेरे प्यारे बच्चों कैसा हो जाता है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, इसलिए हम उसे ह्यूज कॉम्प्रिहेंसिव कहते हैं, इसलिए हम उसे विशाल संविधान कहते हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, विशाल संविधान के नाम से, ठीक है, पुकारते हैं कि हमारा संविधान विशाल संविधान है। अच्छा, अब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन सर विकसित और अलिखित है, ठीक है ना, विकसित और अलिखित। और जो हमारा संविधान है, ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चे, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पता है क्या बोला जाता है,
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है कि वो लिखित है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, लिखित है। और दूसरा वह अविकसित है। वो क्या है मेरे प्यारे बच्चे? वो अविकसित है। वो लिखित और अविकसित संविधान है हमारा। ठीक है, किसका मेरे प्यारे बच्चे? ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडिया क्यों बोलना, हम तो भारत बोलेंगे। ठीक है, तो हमारे जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखित और अविकसित है, और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन विकसित और अलिखित है। लेकिन आप कहेंगे कि सर कैसे? तो मैं आपको समझाता हूं, बस चाय का एक सिप ले लो, है ना। चलिए, तो अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर कैसे, ये बात आप मुझे समझा दो, मजा आ जाएगा। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बोला कि वो अलिखित है। अलिखित का मतलब यह है कि वहां पर स्पेशली कोई संविधान सभा नहीं बनी। ठीक है, वहां पर स्पेशली, ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई संविधान सभा का गठन नहीं हुआ वहां पर मेरे प्यारे बच्चे। इस बात को बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, क्लियर है? जिसने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन निर्मित किया हो, जैसे हमारे यहां पर बाकायदा एक संविधान सभा बनी है और उसने हमारे लिए भारतीय संविधान का निर्माण किया, ऐसे वहां पर स्पेशली कोई ऐसी सभा नहीं थी। वहां की जो रीतियां थी, जो प्रथाएं थी, जो रिचुअल्स थे, जो वहां के नियम थे, विनियम थे, ठीक है ना, जो वहां का सामाजिक, ठीक है, सद्भाव था, तो वही सारी चीजें जो है ना वहां पे विकसित हो होकर उसने, ठीक है, लॉज का, रूल्स का और नियमों का रूप धारण कर लिया। कहने का मतलब यह है कि ब्रिटिश समाज जो है ना मेरे प्यारे बच्चे, ब्रिटिश समाज में क्या हुआ? ब्रिटिश समाज में वहां के जो रिचुअल्स थी, मतलब वहां की जो प्रथाएं थी, वहां की जो रीतियां थी, वहां की रीतियां और वहां की प्रथाएं विकसित होकर, ठीक है, कानून का रूप धारण कर लेती हैं। कानून का रूप धारण कर लेती हैं। और एक और बात बताऊं मैं आपको, ठीक है ना, एक और बात बताऊं, नोट्स खुद से बनाना सीखो। ठीक है, आप लोग कहते होंगे सर आप जब समझाते हो तो कभी इधर लिख दिया, कभी उधर लिख दिया। मेरे प्यारे बच्चे ऐसे, तो जब कोई भी शिक्षक समझाएगा ना और वो रटके नहीं आया, ठीक है, एक तो ये है कि रटके आया हूं कि मेरे दिमाग में क्या क्या है तो फटाफट 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 तोते की तरह उतारता चला जाऊं। लेकिन मुझे अगर समझाना है, तो मुझे अगर आपको ये बताना है कि किस तरह से कैसे क्या है, तो इस तरह से तो चीजें चलेंगी चलेंगी। आप ये आदत डालिए, ठीक है, जब मैं समझाता चला जाऊं तो उसी हिसाब से आप लिखते हुए चले जाए। ठीक है जी, ये बात प्लीज कंफर्म कर लेना आप लोग बहुत अच्छे से। तो प्रथाएं, रीतियां ही विकसित होकर वहां पर कानून का रूप धारण कर लेती हैं। तो इसलिए वहां का संविधान जो है ना वो कैसा है? विकसित है। विकसित कैसे है? कि वहां पर जो सदियों से चली आ रही प्रथाएं और रीतियां हैं मेरे प्यारे बच्चे, वही विकसित होकर कानून का रूप धारण कर ली। ठीक है, अब लेकिन अलिखित कैसे है? अलिखित इसलिए कि वहां पर कानून नाम का कोई बृहद दस्तावेज नहीं है। बात समझ में आ रही है? वहां पर संविधान नाम का, ठीक है, कोई एक कानूनी बृहद दस्तावेज नहीं है। जैसे हमारे यहां पर एक बृहद कानूनी दस्तावेज है, ठीक है, जिसमें नियम और कानून लिखे हुए हैं और उसमें यह बाकायदा लिखा हुआ है कि किस तरह से, ठीक है, उन कानूनों के आधार पर हमारे देश की संविधान, हमारी देश की शासन व्यवस्था का संचालन करना है। तो उसे हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। तो संविधान बेसिकली क्या है? तो संविधान सर कानूनों का एक संग्रह है। इट्स अ, ठीक है ना, सेट ऑफ, ठीक है ना, लॉज एंड रूल्स। ठीक है, और ये एक बृहद दस्तावेज है। लेकिन ये बृहद दस्तावेज कैसा है? लीगल ह्यूज कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है, और इसी में लिखा होता है कि किस देश के शासन व्यवस्था का संचालन, ठीक, किस आधार पर होगा। ये सारी चीजें, ठीक है, उस देश के नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होंगे, उस देश के नागरिकों के कौन कौन से कर्तव्य होंगे, वहां पर राज्य की क्या क्या ड्यूटी होंगी, तो उसे संविधान कहते हैं। तो वहां पर जो है ना बेटा, ऐसा कोई, ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से कोई भी एक ऐसा कानूनी दस्तावेज नहीं लिखा गया ब्रिटेन में। वहां पर कोई ऐसा कानूनी दस्तावेज नहीं लिखा गया मेरे प्यारे बच्चे ब्रिटेन में, इसलिए वहां का अलिखित संविधान है, लेकिन विकसित है। अब हमारे यहां का सर कैसा है? हमारे यहां का मेरे प्यारे बच्चे, मैंने बोला कि लिखित है, क्योंकि बाकायदा एक संविधान सभा का गठन हुआ और उसने लिखा है। तो उसमें आपको मैंने बताया कि सर 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, आज वर्तमान में 12 हैं। और अविकसित है। अविकसित क्यों? क्योंकि उसमें अभी भी संविधान संशोधन जारी है। अरे बोलो ना मेरे प्यारे बच्चे, अभी हुआ है कल परसों, क्योंकि उसमें अभी भी संविधान संशोधन जारी है। ठीक है, क्लियर है? ये बात समझ में आई? चलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, अब यहां पर सब लोग समझ लेना।
जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, जो हमारा मूल संविधान था, उस मूल संविधान में भैया जी 22 भाग थे, ठीक है, 395 अनुच्छेद थे, अनुच्छेद को आर्टिकल कहेंगे। अब प्लीज मैं इसे इंग्लिश में नहीं लिखूंगा। और 12 शेड्यूल्स थी, अनुसूचियां थी, ठीक है, वो मैं पहले इंग्लिश में लिख चुका हूं। अब आप प्लीज मुझे बाध्य मत करना, ठीक है। मतलब मूल संविधान में, सॉरी माफ करना, 8 अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां, ठीक है। तो हमारे मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। अच्छा, अब देखो, ठीक है, यहां पे सब लोग, अगर मैं वर्तमान संविधान की बात करूं तो वर्तमान संविधान में क्या हुआ, देखो, अगर मैं 22 भाग की बात कर रहा हूं तो जैसे, ठीक है, सपोज डेट फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, भाग 1, ठीक है, हमारे संविधान का भाग 2, हमारे संविधान का भाग 3, हमारे संविधान का भाग 4, ये भी मुझे आपको पढ़ानी है, हमारे संविधान का भाग 5, हमारे संविधान का भाग 6, हमारे संविधान का भाग 7, हमारे संविधान का भाग 8, ठीक है। मैंने पूछा चांद से कि देखा है हंसी, मेरे यार सा कहीं, चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं, ठीक है। भाग 8 बेटा, हो गया भाग 8, चलो मजे से पढ़ो आराम से, भाग 8, ठीक है। फिर भाग 9, भाग 10, चलिए, ठीक है। कुल मिलाकर, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, ये आपके, ठीक है, हमारे संविधान के 10 पार्ट हैं। तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ठीक है, ये पार्ट्स की लिस्ट है, ये हमारे संविधान के भाग की क्या है, लिस्ट है। अरे बोलिए यार, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे, यहां से और यहां तक क्या है, ये हमारे संविधान के भागों की सूची है। बात समझ में आ रही है, ये क्या है सर, ये भागों की सूची है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 7, भाग 8, भाग 9, भाग 10, ठीक है। तो ये सर क्या है, ये भागों की सूची है, ठीक है। इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, ये भागों की सूची है। उम्मीद करता हूं बच्चे कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। इट्स अ लिस्ट ऑफ पार्ट। अभी जो भाग 1 है, भाग 1 की विषय वस्तु क्या है, अगर कोई भी आपसे पूछे सर कि भाई जो भाग 1 है, भाग 1 की विषय वस्तु क्या है, तो आप बोलेंगे कि भाग 1 का जो सब्जेक्ट है वो है यूनियन ऑफ इंडिया एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। भाग 1 की विषय वस्तु क्या है, यूनियन ऑफ इंडिया एंड इट्स टेरिटरी, भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और उसका राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, ठीक है, भाग 1। अब भाग 1 जो है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सर जो भाग 1 का विस्तार है, भाग 1 का विस्तार आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। क्या है, आर्टिकल 1 से लेकर 4, मेरी बात समझना चुपचाप यहां पर आप। तो भाग 1 का विस्तार आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। भाग 2 जो है, उसकी विषय वस्तु है सर सिटीजनशिप, नागरिकता। क्या है सर, नागरिकता, सिटीजनशिप। और जो नागरिकता का विस्तार है वो आर्टिकल 5 से लेके 11 तक है। नागरिकता का विस्तार आर्टिकल 5 से 11, ठीक है। जो हमारे संविधान का भाग 3 है, भाग 3 की विषय वस्तु है सर फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। और मौलिक अधिकार का, ठीक है, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, ठीक है, मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। भाग 4 की जो विषय वस्तु है वह है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है ना, ऐसे लिख देते हैं, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। और वो है आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। कहां से लेके भैया जी कहां तक, 36 से 51 तक, ठीक है। मेरी बात आप बहुत अच्छे से समझते जाना, ये मूल संविधान की बात कर रहा हूं मैं, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की। फिर भाग 5 आया, भाग 5 की जो विषय वस्तु है वो है द यूनियन, संघ, है ना, और वो है आपका आर्टिकल 52 से लेके 151 तक। इसके बाद भाग 6 आया स्टेट, ठीक है, राज्य। और जो राज्य की विषय वस्तु है वह भैया जी 152 से 237 तक है राज्य। इसके बाद भाग 7। अब ये जो भाग 7 है ना, ये भाग 7 कभी हुआ करता था, मतलब भाग 7 का जो भीतर की विषय वस्तु है, जो इसके भीतर का कंटेंट है मेरे प्यारे बच्चे, जो इसके भीतर का सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को हमने, ठीक है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 7वें संविधान संशोधन
1956 के द्वारा, ठीक है, इसके अंदर की विषय वस्तु को हमने हटा दिया, इसके अंदर की विषय वस्तु को हमने क्या कर दिया, हटा दिया। ठीक है, तो भाग 7 की जो विषय वस्तु थी, भाग 7 के भीतर का जो भी कंटेंट था उसको हमने 7वें संविधान संशोधन 1956 से क्या कर दिया, हटा दिया। जब हमने उसको हटा दिया, उसके भीतर की विषय वस्तु को, यहां समझना मेरे प्यारे बच्चे, जब हमने उसके भीतर की विषय वस्तु को, उसके भीतर के कंटेंट को हटा दिया, तो इसलिए भाग 7 आपको मिलता है निश्चित, मतलब खाली। क्या मिलता है, निश्चित खाली, भाग 7। ठीक है, और ये था आपका आर्टिकल 238। ठीक है, अब भाग 8 है, भाग 8 है आपका संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, और ये आपका आर्टिकल 239 से 242 तक था, या है 242 तक है। 239 से 242 तक क्या है सर आपका, ठीक है, यूनियन, ठीक है, टेरिटरी, संघ राज्य क्षेत्र। क्या है भैया जी, यूनियन टेरिटरी, संघ राज्य क्षेत्र। इसके बाद भाग 9 आया, भाग 9 में आपकी पंचायतें हैं, पंचायतें, और इसके लिए हमारे संविधान में केवल एक ही आर्टिकल था 243, और भाग 10 जो है, भाग 10, ठीक है, भाग 10 में बेसिकली आपके SC/ST क्षेत्र थे, या हैं SC/ST क्षेत्र है, भाग 10 में क्षेत्र है, और इनके लिए आर्टिकल था 244 बस। ठीक है, इनके लिए क्या आर्टिकल था, 244। फिर भाग 11 आएगा, भाग 11 में आपका केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध है, तो जो भाग 11 है वहां पर केंद्र और राज्यों के बीच में संबंधों को बताया गया। चाहे शरबत बन गई भाई जी, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहां पर आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, ठीक है, इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6, भाग 7, भाग 8, भाग 9, भाग 10। ठीक है, चलिए, तो अभी तक ये 10 भागों की सूची है। ये क्या है भैया जी, एक लिस्ट है। ये किसकी लिस्ट है, लिस्ट ऑफ पार्ट्स। ठीक है, ये भारतीय संविधान के भागों की एक लिस्ट है। बोलो आप लोग मानते हो कि नहीं, ये भारतीय संविधान के भागों की एक लिस्ट है। जैसे जब हम दुकान पे जाते हैं तो हमारी मम्मी जी लिस्ट बना देती हैं कि भैया जी 1 किलो चीनी, 1 किलो बूरा, 1 किलो नमक, 250 ग्राम हल्दी, 250 ग्राम धनिया, ऐसे करके लिस्ट होती है सामान की। तो ये लिस्ट है। अब इस लिस्ट में हुआ क्या कि भाग 7 को हमने 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटा दिया। देखिए, इसके अंदर की विषय वस्तु को हटा दिया। अब ऐसा नहीं हुआ कि भाग 7 हट गया, मेरी बात समझना, बहुत ज्यादा डिटेल चीज समझाने जा रहा हूं, बहुत डेप्थ। अब ऐसा नहीं हुआ कि भाग 7 हमने हटा दिया। देखिए, अगर हमने भाग 7 को हटा दिया, मान के चलिए भाग 7 हमने हटा दिया, तो 8वां वाला 7 बन गया हो, 9वां वाला 8वां बन गया हो, 10वां वाला 9वां बन गया हो, ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि इससे अगर हम ऐसा करते तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती, ठीक है ना। और कॉम्प्लेक्सिटी इस कदर बढ़ जाती कि जो पहले भाग 8 था वो भाग 7 हो जाता, भाग 9 था वो अब 8 हो जाता। ठीक है, तो जो वकील हैं, जो हम जैसे लोग हैं, पढ़ाने वाले टीचर वगैरह, उन सबको दिक्कत होती, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती। तो इसलिए हमने अंदर की विषय वस्तु को खत्म कर दिया, निरसित कर दिया, जो अंदर की विषय वस्तु थी। लेकिन हमने उसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं किया, तुम्हारे स्तर की कसम, स्थान नहीं बदला। तो जब हमने स्थान नहीं बदला मेरे प्यारे बच्चे, तो जो लिस्ट ऑफ पार्ट्स थे, उस लिस्ट ऑफ पार्ट में अभी भी आर्टिकल 10 है। अरे बोलो ना मेरे प्यारे बच्चे, अभी भी भाग कितने हैं, अभी भी भाग 10 हैं। ठीक है, जो लिस्ट ऑफ पार्ट्स हैं उसमें आप ऊपर से देख लीजिए, अभी तक आपको 10 मिलते हैं, लेकिन अंदर की जो विषय वस्तु है उसे खत्म कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही है, अंदर की जो विषय वस्तु उसे खत्म कर दिया। तो जब आप देखेंगे कि भैया जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, तो जो लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट में अभी भी आपको 10 मिलेंगे देखने को, लेकिन अंदर का जो कंटेंट था, अंदर की जो विषय वस्तु थी, अंदर की विषय वस्तु को हमने खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। क्लियर है। तो भाग 7 का आज कोई महत्व नहीं है। और भाग 7 हमारे संविधान में मेरे प्यारे बच्चे केवल व केवल लिखा है ऐसे भाग 7। जैसे मकान तो खड़ा है, लेकिन अंदर मेरे प्यारे बच्चे उसमें सामान नहीं है। मकान तो खड़ा हुआ है, पूरा बाकायदा बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन जब आप देखने जाओगे तो अंदर उसमें सामान है ही नहीं। ये वाली बात हुई भाग 7 के साथ। ठीक है जी, ये बात क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गई। अच्छा, भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र है, भाग 9 पंचायतें हैं, भाग 10 आपका SC/ST क्षेत्र है। अच्छा, अब हुआ क्या सर, ठीक है, अब यहां पर देखना, हमारे संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 4 का। अब देखना यहां पर, आप दिमाग देखना, नया भाग जोड़ा गया भाग 4 का, यहां से जोड़ना स्टार्ट हुआ भाग 4 का। और ये जो भाग 4 का था, इस भाग 4 का की विषय वस्तु क्या थी, इस भाग 4 का की विषय वस्तु थी मेरे प्यारे बच्चे फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। आप सभी को पता होगा मौलिक कर्तव्य,
और इसको हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को भाग 4 का को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा, संशोधन 1976 से जोड़ा, 1976 से जोड़ा। तो इसको हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से जोड़ा है भाग 4 का को। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। चलिए इसके बाद हमने यहां पर ठीक है एक भाग जोड़ा भाग 9 का, और एक और भाग जोड़ा भाग 9 का। ठीक है, पार्ट 9A एंड पार्ट 9B। ठीक है, अब मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। पार्ट 9A जो जोड़ा गया है वो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया है, और 9B जो जोड़ा गया है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। ये वाला जो जोड़ा गया है ये 1993 में जोड़ा गया है, और ये वाला जो जोड़ा गया है 2011 में जोड़ा गया है। ये 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, ये जोड़ दिया गया। ये बात समझ में आ रही है। तो जब आप देखेंगे आप पाएंगे कि हमने एक नया पार्ट जोड़ा है, हमने एक नया पार्ट जोड़ा है मेरे प्यारे बच्चे, और वो पार्ट कौन सा है? वो है सर पार्ट आपका 4A। कौन सा पार्ट है? पार्ट 4A है। फिर से हमने दो नए पार्ट जोड़े, ठीक है, पार्ट 9A और पार्ट 9B। ठीक है, अन्य ठीक है, इन दोनों को हमने ठीक है इस पार्ट 9A को हमने 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992-3 से जोड़ा, और इसको 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 से जोड़ा। अच्छा, अब आप मुझे बताएंगे कि क्या मेरे प्यारे भैया जी, अब मुझे आप बताना, जब ऐसा हमने किया तो जो नंबर्स थे, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या नंबर्स का क्रम बदला? आप मुझे बताएंगे क्या नंबर्स का क्रम बदला? नहीं। क्या नंबर्स का क्रम बदला? भैया जी नहीं बदला, नंबर का क्रम नहीं बदला, मतलब जो क्रम है, ठीक है, क्रम नहीं बदला। ठीक है, तो इसलिए अगर ध्यान देना आप भी, अगर आज भी हमारे संविधान में पूछा जाता है कि हमारे संविधान में कितने भाग हैं, तो हम कहते हैं 22। अगर पूछा जाता है कि हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, आज वर्तमान में तो हम कहते हैं 12। और कहा जाता है कि वर्तमान में हमारे संविधान में अनुच्छेद कितने हैं, अनुच्छेद कितने हैं, तो हम फिर भी बोलते हैं 395। अच्छा, हम ऐसा क्यों बोलते हैं? हम ऐसा इसलिए बोलते हैं कि चाहे कितने भी संविधान संशोधन किए हों हमने, ठीक है, अभी तक हमारे संविधान में हमको 23वां भाग देखने को नहीं मिलता। हमें अपने संविधान में क्या भैया जी भाग नंबर 23वां देखने को मिलता है? नहीं। ठीक, जितने भी नए भाग जुड़े, जितने भी नए पार्ट्स बेटा हमने ऐड किए, जितने भी न्यू पार्ट्स हमने ऐड किए वो सब के सब, ठीक है, आपके पुराने भागों के विस्तार थे। वो क्या थे? पुराने भागों के विस्तार थे, पुराने भागों के विस्तार थे। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अनुसूचियां, अगर अनुसूचियों पे आओ, अब आप जो आपके शेड्यूल्स है, जो आपकी अनुसूचियां हैं, अनुसूचियों में हमने भैया जी आपकी 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं ये जोड़ी हैं। ये अनुसूचियां मेरे प्यारे बच्चे नई जोड़ी गई हैं। अभी हमने जब अनुसूचियां नई ऐड की, ये बेटा हमने न्यू ऐड की, इसमें जब हमने न्यू शेड्यूल्स ऐड की, जब हमने इसमें नई अनुसूचियां जोड़ी, तब आप मुझे बताएंगे कि जो क्रम था, क्रम बदला? बिल्कुल बदला भैया जी। पहले क्रम 8 तक था, अब 8 के बाद 9 10 11 12। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें भैया जी क्या जोड़ा गया है? नया जोड़ा गया है। इसमें नया जोड़ा गया है, तो ऑब्वियस सी बात है जब नया जोड़ा गया है तो संख्या बड़ी है। अरे बोलो ना यार, संख्या बड़ी है। पहले जो लास्ट था, पहले लास्ट 8 था, अब लास्ट क्या हो गया? लास्ट नंबर 12 हो गया। पहले लास्ट नंबर 8 था, अब लास्ट नंबर 12 हो गया। और जो आर्टिकल्स हैं, तो क्या आज आपको, आप मुझे बताएंगे, क्या आज आपको संविधान में 386वां आर्टिकल देखने को मिलता है? 386वां आर्टिकल देखने को मिलता है? नहीं मिलता। ठीक है, अब जो भी हमने नए आर्टिकल जोड़े हैं, जो भी हमने मेरे प्यारे बच्चे नए आर्टिकल जोड़े हैं, वे सारे के सारे नए आर्टिकल क्या हैं? पुराने आर्टिकल का विस्तार है। वो क्या है सर? जितने भी नए आर्टिकल हमने जोड़े हैं, वे सारे के सारे जो पुराने वाले आर्टिकल्स हैं, वह उन सभी पुराने वाले आर्टिकल्स का एक्सपेंशन है। वो सभी पुराने वाले आर्टिकल्स का क्या है भैया जी? विस्तार है। ये बात समझ में आ रही है? तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो आपका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था 26 नवंबर 1949 वाला, उस ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से आज वर्तमान कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, हमारे भाग आज भी 22 हैं, हमारे अनुच्छेद आज भी 395 हैं, और हमारी अनुसूचियां जो है वो जरूर बड़ी हैं। वो 8 से आज बेटा, पहले 8 हुआ करती थी, आज क्या हो गई? ठीक, 12 हो गई। तो फिर सर जो किताबें लिखती हैं कि 25 भाग हो गए, ठीक है,
50 से ज्यादा ऊपर अनुच्छेद हो गए तो वो प्यारे प्यारे बच्चे, वो जो नए अनुच्छेद है ना, वो पुराने अनुच्छेदों के विस्तार हैं। अगर वो नए अनुच्छेद पुराने अनुच्छेदों के विस्तार हैं तो ऑब्वियस सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, क्या हुआ, क्रम संख्या में परिवर्तन नहीं हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, ध्यान रखना, क्रम संख्या में परिवर्तन नहीं हुआ। और विस्तार हम तभी मानते हैं, ठीक है, हम नया कोई भी जुड़ा हुआ चीज तब मानते हैं जब भैया जी क्रम संख्या बदल जाए। कोई भी नई चीज हम तब मानते हैं जब क्या हो, कोई भी नया व्यक्ति जुड़ जाए, कोई भी नई संख्या जुड़ जाए, कोई भी नया उपबंध जुड़ जाए, कोई भी नया प्रोविजन जुड़ जाए। जैसे सपोज दैट मैं आपको एक बात बताता हूं, ठीक मेरे प्यारे बच्चे, मेरी एक बात आप समझना, ठीक है, जैसे, ठीक है, मान के चलो कि आपके, ठीक है ना, एक घर एक सीधी लाइन में, ठीक है, एक रो है, एक सीधी लाइन है, इस सीधी लाइन में 5 घर बने हुए हैं, 5 घर है ना, सीधी रो है, उसमें 5 घर बने हुए हैं। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे सर, कि बताओ, गिन के बताओ कितने हैं, ठीक है, इसकी इनकी लिस्ट बताओ कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 5 है। ठीक है, अब एक घर जो है बीच वाला, अब उस बीच वाले घर को आपने पूरी तरह से तोड़ दिया, ठीक है, पूरी तरह से खत्म कर दिया बीच वाले घर को। ठीक, केवल वहां पर प्लॉट बचा हुआ है, प्लॉट के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन था वो खत्म है, और जो प्लॉट बचा हुआ है ना मेरे प्यारे बच्चों, पूरी तरह से खाली है। वो क्या है, पूरी तरह से खाली। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ कितने मकान है, तब आप बोलोगे 3 है। बोलोगे कि नहीं 3 है, लेकिन ठीक है ना, अब 3 बोलोगे कि सब एक हट गया, ठीक है, बिल्कुल पता चलता है कि सब 3 है, एक हट गया, देख लो सर, एक हट गया, अब एक नहीं है। लेकिन अगर एक मकान के ऊपर दूसरा बना दिया जाए, दूसरे के ऊपर तीसरा बना दिया जाए, तीसरे के ऊपर चौथा बना दिया जाए, तो आप उनको 4 मकान बोल दोगे? नहीं ना, बोलोगे एक ही है सर, लेकिन मंजिल 4 है। तो ऐसे ही, ये ध्यान रखना, ऐसे ही जो आपका भाग 9 का जुड़ा है, 9 का जुड़ा है, ठीक है, जो आपका भाग 4 का जुड़ा है, आप इन नए भाग नहीं मानेंगे, ये पुराने भागों के ही विस्तार हैं। उम्मीद करता हूं ये बात, और आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आज पहली बार आपको किसी ने ये चीज समझाई होगी, ठीक है, दावे के साथ बोलता हूं, ठीक है, समय लगता है, टाइम लगेगा क्लास में, ठीक है, लेकिन आप इनको समझ पाओगे, ठीक है, दावे के साथ बोल रहा हूं इस बात को। अभी थोड़ी सी और आपको चीजें बताऊंगा कुछ, ठीक है ना। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया कि सर अगर हमने अपने संविधान को निर्मित, लिखित और विशाल संविधान बोला, तो हमने कंपैरिजन भी की अन्य संविधानों से, और भैया जी हमने ये भी बताया कि वर्तमान सिनेरियो क्या है, ठीक है। तो अनुसूचियां नई जुड़ी हैं, ये ध्यान रखना है हमें। जो शेड्यूल्स है ना मेरे प्यारे बच्चे, तो जो शेड्यूल्स हैं, जो अनुसूचियां हैं, जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि सर अनुसूचियां नई जुड़ी हैं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं नई अनुसूचियां जुड़ी हैं, तो इसलिए इनकी संख्या बड़ी है, इसलिए इनकी संख्या बड़ी है। लेकिन 396वां अनुच्छेद नहीं हुआ कोई, 23वां भाग नहीं हुआ कोई, इसलिए भाग और आर्टिकल जो है हम उनमें उनकी संख्या में परिवर्तन नहीं मानते, क्योंकि वो पुराने का ही विस्तार है। बताओ कितना समय लग गया एक चीज आपको समझाने में, ठीक है। तो पॉलिटी कोई आपकी गणित से ज्यादा सरल नहीं है, आप ये सोच रहे हो। सर ज्योग्राफी भी आप पढ़ाओ। क्या कह रहा है बच्चा, एक बच्चे ने कुछ कहा है। सर कल की हैंड रिटन क्लास की पीडीएफ अभी अवेलेबल नहीं हुई है, चलिए मैं बोलता हूं। बहुत अच्छे से समझ में आया, आपसे पढ़ने पे बहुत ऊर्जा मिलती है बेटा। मैक्सिमम पॉलिटी के क्लास, मिनिमम पॉलिटी के क्लास, ये मत पूछो, ठीक है ना। इससे ज्यादा आराम से क्या पढ़ाऊंगा।
इससे भी ज्यादा आराम से कुछ पढ़ाया जा सकता है? तुम बेवकूफ हो क्या? बिल्कुल एक बात बताओ, आराम से पागल हो? हैं? लप्पू हो लप्पू चलो ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखो, अब यहां पे समझो, अब ये आप देखना कि जो विस्तार हुआ है भागों में विस्तार, ठीक है, भागों में विस्तार, जो पुराने भागों में विस्तार हुआ है, एक नया भाग जुड़ा है, भाग 4A, ठीक है ना? कौन सा सर? पार्ट 4A, ये नया जुड़ा है पार्ट 4A। एक आपका जुड़ा है, ठीक है, 9A, एक जुड़ा है 9B, ठीक है, और एक जुड़ा है आपका 14A। यही तो जुड़े हैं भाई, ठीक है, यही जुड़े हैं ना, 4 का, 9 का, 9 का और आपका 14 का, ये जुड़े हैं, और तो कोई जुड़े नहीं है, ठीक है जी, बिल्कुल। अब ये वाला जो है सर, इसकी विषय वस्तु क्या है इसका, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है? तो सर ये है फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। ये क्या है सर? मौलिक कर्तव्य। फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, इसका क्या है सर? सॉरी, नगर पंचायत है, माफ करना। इसका क्या है भैया जी? नगर पंचायत। 9 का नगर पंचायत, ठीक है जी। इसका क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इंग्लिश में लिख लेना मेरे प्यारे बच्चे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सोसाइटीज। और ये क्या है सर? आपका अधिकरण, अधिकरण, ठीक है। अच्छा, अभी जो मौलिक कर्तव्य वाला है, ये हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा है, ठीक है सर। तो ये वाला जो है ना मौलिक कर्तव्य वाला, ये हमने सर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा है, संशोधन 1976 से जोड़ा है। और इसके अंतर्गत जो आर्टिकल आता है, 4 का के अंतर्गत जो आर्टिकल आता है, वो आर्टिकल आता है आपका 51A, ठीक है, 51A, ठीक है, तो 51A आता है। अब ये जो आपका नगर पंचायत है, ये वाला नगर पंचायत वाला भैया जी हमने जोड़ा है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। आपको पूरा लिखना है, ठीक है, संविधान संशोधन, और ये हुआ है 1993 में बेसिकली, ठीक है, क्योंकि लागू 1993 में ही हुआ है पूरी तरह से। और इसके तहत जो हमने भैया जी आर्टिकल जोड़ा है, वह जोड़ा है आर्टिकल 243P से ZG तक, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, लव यू ऑल। तो 243P से लेके ZG तक। अब ये वाला जो हमने जोड़ा है ना सहकारी समितियों वाला, ये 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 97वां संविधान संशोधन, और ये जोड़ा है हमने 2011, ठीक है। और ये, ठीक है, इसके अंतर्गत आर्टिकल आता है 243 ZS से ZT तक, ZT तक, ठीक है, 243 ZS से ZT तक। और ये जो अधिकरण वाला है ना भैया जी, ये अधिकरण ही है, ये भी हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा है, 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा है, संशोधन से जोड़ा है, संशोधन से जोड़ा है, ठीक है ना, 1976। अब फटाफट से कोई मुझे बताओ कि साहब इसके अंतर्गत कौन सा आर्टिकल आता है, ठीक है। तो ये जो भागों का विस्तार जो हमने किया है, ये भागों का विस्तार ये है, ठीक है, ये जो भागों का हमने विस्तार किया है मेरे प्यारे बच्चे, ये भागों का विस्तार ये है। आपको बहुत अच्छे से ये विस्तार समझ में आ गया होगा। कोई बताएगा कि सर ये कौन सा है अधिकरण? कोई प्लीज, कोई भी बताए कि सर अधिकरण 14वां, 324 से 329, 14 का अधिकरण, फटाफट से बताओ मुझे कोई, आप में से कोई भी बच्चा। आर्टिकल 322, 324A, ओके, 323, अरे बोलो यार, ठीक है, आप ऐसी बात कर रहे हो, बताओ, इतना छोटा सा जवाब आप नहीं दे सकते। लव यू टू बेटा। ये क्या होता है भाई कि सर बिल्कुल फाड़ू पढ़ा रहे हो, ये फाड़ू क्या होता है, ठीक है चलिए, तो ये हो गया आपका आर्टिकल, ठीक है, 323A, ठीक है, और 323B, ठीक है, ये दो आर्टिकल हमने
जोड़े अधिकरण के अंतर्गत, क्योंकि 324 से तो मेरे प्यारे बच्चे आपका भाग 15 स्टार्ट हो जाता है, 324 से 329, तो आर्टिकल ठीक है 323 323 ए और बी, ये दो क्लॉज हमने जोड़े हैं, ठीक है सर, आर्टिकल ठीक है ना 323 ए और बी जोड़े हैं हमने भाग 14 का के अंतर्गत, तो ये विस्तार है। अब ऐसे ही यहां पर देखेंगे, अब यहां पर क्या है सर, ठीक है ना, अनुसूची, अब ये विस्तार नहीं है, अनुसूची जो ठीक है जोड़ी गई, ठीक है, जो जोड़ी गई, ठीक है। अब ये पुरानी अनुसूचियों का विस्तार नहीं है, जो जोड़ी गई, ये जो जोड़ी गई है ये नया विस्तार है, ये ध्यान रखना, इट्स अ न्यू एक्सपेंशन ऑफ द शेड्यूल्स, ये नई अनुसूचियां हैं, ठीक है। और ये वाले जो थे भाग, ये पुराने भागों का विस्तार था, ठीक है, इट्स एक्सपेंशन ऑफ ओल्ड पार्ट्स, ये पुराने भागों का विस्तार था। क्या था भैया जी, ये पुराने भागों का विस्तार था मेरे प्यारे भैया, और ये जो है आपकी नई अनुसूचियां जो जोड़ी गई है, फटाफट से देखो, आपको पता है 8 तक तो आपके मूल संविधान में थी, 8 अनुसूची आपके मूल संविधान में थी, जो हमने जोड़ी है अनुसूचियां, वो 9वीं जोड़ी है, वो 10वीं जोड़ी है, वो 11वीं जोड़ी है, वो 12वीं जोड़ी है, ठीक है। तो इनके बारे में मैं आपको बता देता हूं, जो भी ठीक है जरूरी बात है। 9वीं अनुसूची जो है वो हमने प्रथम संविधान संशोधन से जोड़ी है, प्रथम संविधान संशोधन से जोड़ी है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ी है, संशोधन से जोड़ी है। और ये कब जोड़ी है मेरे प्यारे भैया जी, हमने ये जोड़ी है 1951 में, हमारा पहला संविधान संशोधन 1951 में ही हो गया था। मोहम्मद अफसर जी, जी जी, ठीक है। अब इधर ध्यान दे लो तुम सब लोग, ठीक है। तो 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन से, 10वीं अनुसूची आपका 52nd 52वां संविधान संशोधन 1985, 1985, ये वाला आपका 11वीं 73वां संविधान संशोधन, 1992 और 1993, ठीक है ना, क्योंकि दो में लाया गया था, 1992 में लाया गया था, 1993 में पूरी तरह से लागू हो गया राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। और ये 74वां संविधान संशोधन, नाइनटीन 1993, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आपको एक काम करना है, तो सब लोग को बहुत अच्छे से, जो पहला संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से जो नवी अनुसूची जोड़ी गई है, ठीक है, इसका जो सब्जेक्ट है वो है लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है। जो आपकी 10वीं अनुसूची है, 10th शेड्यूल है, ठीक है, वो है आपका एंटी डिफेक्शन, दल बदल निषेध, एंटी डिफेक्शन, ठीक है। जो आपकी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है 73वें संविधान संशोधन 1993 से, ठीक है, उसकी विषय वस्तु है ग्राम पंचायत, जिसमें ग्राम पंचायत के 29 कार्यों को उल्लेख किया गया है, ठीक है। और ये वाली जो है इसकी विषय वस्तु है नगर पंचायत, इसमें नगर पंचायत के 18 कार्यों को उल्लेख किया गया है। कितने के भैया जी, 18 के, ठीक है। चलिए, तो एक छोटी छोटी बात मैंने आपको बताई, छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बात है, ठीक है, ये मैंने आपको बताई। क्लियर है, बहुत अच्छे। इसके बाद हमारे संविधान की जो दूसरी विशेषता है, हमारे संविधान की दूसरी विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। पहली विशेषता हमने पढ़ ली, अब दूसरी विशेषता पे आएंगे। हमारे संविधान की दूसरी विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो सब लोग एक बात समझना मेरी बहुत अच्छे से, ठीक है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता को क्या कहेंगे, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूं, हो सकता है कि आप लोगों को बुरी लग जाए, ठीक है, लेकिन एक बात मैं आपको समझाऊंगा मेरे प्यारे बच्चे, और बहुत अच्छी बात, ठीक है। पहले मैं इसको लिख लेता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, मैं किसी भी एग्जाम को ना बड़ा मानता ना छोटा मानता, ठीक है, बाकायदा, ठीक है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं,
ठीक है, मैं यूपीएससी पीसीएस वगैरह सब में पढ़ा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे जी। और ठीक है, जो आज की डेट में इंडिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म है ना, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन इंडस्ट्री में है, आपकी यूपी का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, वर्तमान में मैं दोनों में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। ठीक है जी, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, आप कांस्टेबल की मानसिकता से यूपीएसआई नहीं निकाल सकते, इस बात को आप लिख के ले लीजिएगा। ठीक है, मैं फिर भी आपकी रेस्पेक्ट करते हुए बोल रहा हूं कि एग्जाम कोई भी छोटा बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन कांस्टेबल की मानसिकता से यूपीएसआई नहीं निकलने वाला। अगर आपको यह लग रहा है कि पॉलिटी के 16 क्वेश्चंस केवल अकेले एक विषय से आने हैं ना 16 क्वेश्चंस, तो वो 16 क्वेश्चंस कप ऑफ टी वाले नहीं होंगे, समझ रही हो? वो 16 क्वेश्चंस ऐसे नहीं होंगे जो आपकी कांस्टेबल के एग्जाम में या फिर बाकी के किसी अन्य वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, लेकिन लेखपाल एसएससी जैसे क्वेश्चंस नहीं होंगे। उन क्वेश्चंस का लेवल जो होगा ना, वो पीसीएस, ठीक है, से कम नहीं होने वाला। तो इसलिए आपको समझ के चलना पड़ेगा। रटवाने को मैं बहुत अच्छे से रटवा दूंगा, आप मुझे बता दो कल से, मैं रटवा भी दूंगा आपको, लेकिन कॉन्सेप्ट की समझ होनी चाहिए आपको। अगर कोई भी चीज हुई है तो क्यों हुई है, आखिर उसके होने के पीछे कारण क्या है, ठीक है, इस पर हमारी पूरी राज व्यवस्था चलेगी। एक्चुअली पॉलिटी जो है, पॉलिटी, ठीक है, आपकी है क्या, जो राजनीतिक विज्ञान होता है ना, आपका पॉलिटिकल साइंस होता है, उस पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिकल वर्जन है पॉलिटी। ठीक है ना, तो इसलिए अच्छे से पढ़ो, बहुत बढ़िया तरह से पढ़ो, मजेदार तरीके से पढ़ो। ठीक है, चलिए आइए अब हम बात करेंगे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर देखना, हमारे संविधान में क्या है, संविधान में है क्या, तो संविधान में भैया जी नियम और कानूनों का संग्रह है। संविधान में क्या है, नियम और कानूनों का संग्रह है। संग्रह है, ठीक है ना, और ये नियम और कानूनों का जो संग्रह है बेटा, इसी के आधार पर हमारे देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है, संचालन किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। अब जैसे, ठीक है, आपके स्कूल्स में, ठीक है, जब आप स्कूल पढ़ने जाते होगे 12th तक, जैसे हम सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़े, तो मेरे प्यारे बच्चे हमारे बड़े नियम और कानून होते थे। जैसे, ठीक है, लड़की जो है वो लड़कों को भैया जी बोलेंगी, लड़का जो है वो लड़कियों को बहन जी बोलेंगे। ठीक है, तो आधे बच्चे तो जो है लड़कियों से बात ही नहीं करते थे इसी बच्चे से कि बहन जी बोलना पड़ेगा, जबकि अंदर कुछ और चल रहा था और बोलना बहन जी पड़ेगा। ऐसी आधी लड़कियां भी थी, ठीक है, जो किसी लड़के से बात ही नहीं करती थी, इस वजह से कि हमका भैया जी बोलना पड़ेगा। कुछ ऐसी भी जो थी कि बात, ठीक है, भैया जी की कहती थी, लेकिन बाहर कुछ और ही था। ठीक है, तो ऐसे नियम और कानून होते हैं। जैसे हम विद्या मंदिर में पढ़े तो एक नियम कानून ये था। ठीक है, दूसरा ये था कि जो हमारी मॉर्निंग प्रेयर होती थी, जो हमारी प्रार्थना होती थी, उस प्रार्थना लगभग हमारी आधा पौन घंटे की प्रार्थना होती थी। ठीक है, और आप में से कोई भी अगर विद्या मंदिर का हो तो प्रार्थना शुरू होती थी, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्य सरस्वती करमूलेत गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम समुद्र वशने देवी, है ना, इस तरह से स्टार्ट होती थी। फिर जब दोपहर में लंच होता था तो भोजन मंत्र होता था, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यम करवा वही तेजस्व नामलित मस्तु। ठीक है, तो ये होता था। ये बात आपको समझ में आ रही है ना बहुत अच्छे से कि बट आई एम ट्राइंग टू से, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। तो ऐसे नियम और कानून थे और उन्हीं के आधार पर हमारा स्कूल चलता था। तो ऐसे ही अब वो कहां बने हुए थे नियम और कानून, वो कहां लिखे हुए थे, तो हमारे प्रिंसिपल की डायरी में थे। बेसिकली प्रिंसिपल साहब ने वो, ठीक है, कुछ टीचर्स के साथ बैठ के ऐसे नियम और कानून बनाए थे। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए, अब सर व्यवस्था क्या थी कि अगर मान के चलिए कोई लड़का किसी लड़की से उसके नाम से बोल रहा है, बहन जी नहीं कह रहा, और किसी ने सुन लिया तो फाइन लग जाता था, पिटाई भी लग जाती थी। ठीक है, इसलिए हम जैसे बच्चे बात ही नहीं करते थे। क्लियर है? तो यहां पर ध्यान देंगे आप। तो ऐसे ही जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, हमारे उस कॉन्स्टिट्यूशन में वो नियम और कानून लिखे हुए हैं जिसके आधार पर हमारी देश की शासन व्यवस्था का संचालन होगा। कहने का मतलब है कि हमारी विधायिका कैसी होगी, लेजिस्लेचर कैसी होगी, ठीक है, हमारी कार्यपालिका कैसी होगी, एग्जीक्यूटिव कैसी होगी हमारी, और हमारी न्यायपालिका कैसी होगी। ठीक है, और हमारी
जुडिशरी कैसी होगी, न्यायपालिका कैसी होगी, ठीक है। और हमारे देश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था, तो कुल मिलाकर कैसी शासन व्यवस्था, हम किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाएंगे, वो सब संविधान में लिखा हुआ होता है। क्लियर है। तो वहां पर क्या है, संविधान में नियम और कानून। हमारे यहां पर बेसिकली एक लॉ है जिसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ, ठीक है, इसको समझना। हमारे संविधान में एक रूल ऑफ लॉ है। इस रूल ऑफ लॉ को बोलते हैं विधि का शासन। इस रूल ऑफ लॉ को क्या बोलते हैं सर, हम इसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि ये है हमारा विधि का शासन। विधि का शासन, ये विधि का शासन जो है वो रूल ऑफ लॉ जो है ये कहता है कि बेसिकली कानून सर्वोच्च है। क्या है, कानून सर्वोच्च है, कोई कानून से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें बोला गया है द लॉ इज सुप्रीम। ठीक है, नो वन इज सुप्रीम देन लॉ। ठीक है, तो कानून सर्वोच्च है, कानून सर्वोच्च है, सर्वोच्च है, कोई भी कानून से बड़ा नहीं है, कोई भी कानून से बड़ा नहीं है। कानून से बड़ा नहीं है, कानून सबसे बड़ा है, कोई भी कानून से ऊंचा या बड़ा नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, और ये विधि का शासन जो है ना, रूल ऑफ लॉ, ये बेसिकली इंग्लैंड के एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर डाइसी, ये उन्होंने दिया था। किसने दिया था, ये प्रोफेसर डाइसी ने दिया था। प्रोफेसर डाइसी का रूल ऑफ लॉ था जिसमें बोलते हैं कि कानून सबसे ऊंचा है। जैसे मान के चलिए बच्चे कि पहले क्या होता था, ब्रिटेन में एक पद्धति थी कि जो अरिस्टोक्रेट क्लास के लोग होते थे, जो कुलीन वर्ग के लोग होते थे, ठीक है, अरिस्टो क्लास समझ रहे हो, अरिस्टोक्रेट क्लास मतलब कुलीन वर्ग। तो जो कुलीन वर्ग के लोग हैं ना, जो अरिस्टोक्रेट क्लास के लोग हैं, वो सुप्रीम है बेसिकली। ठीक है, अगर वह कोई भी अपराध करते हैं तो उनको, ठीक है, उसी अपराध में आम व्यक्ति की तुलना में कम सजा मिलेगी। तो इसलिए प्रोफेसर डाइसी ने बोला कि नहीं, कानून सभी के लिए समान होना चाहिए, सबके लिए कानून समान होना चाहिए, सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए, कोई भी कानून से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब वही कानून हमारे कहां पर, हमारे संविधान में लिखे हुए हैं। हमारा संविधान बेसिकली है तो नियम और कानून का ही, ठीक है, संग्रह। तो हमारे संविधान में वो कानून लिखे हुए हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ पे संविधान की सर्वोच्चता है। कहने का मतलब है, संविधान की सर्वोच्चता का मतलब वही है कि हमारे यहाँ विधि का शासन है, और विधि के शासन के अंतर्गत कानून, मतलब विधि के शासन के अंतर्गत हमारा संविधान सर्वोच्च है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, कोई भी कानून या आदेश संविधान के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब क्या निकला, इसका सबसे पहला मतलब निकला, ठीक है, वेरी फर्स्ट बेटा, कि अगर हमारे यहां पे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसका मतलब है कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, देश का सर्वोच्च कानून है। कानून है, ठीक है, सर्वोच्च कानून मतलब सुप्रीम लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, संविधान देश का क्या है भैया जी, संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। और सेकंड पॉइंट मैंने क्या बोला कि सर कोई भी कानून या आदेश संविधान के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। कोई भी कानून या आदेश संविधान के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता, जारी नहीं किया जा सकता। अब यहां से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, किया जा सकता। ठीक है, अच्छा, अब यहां से क्या प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, इस बात को समझना। और ये आपके लास्ट एग्जाम में पूछा भी गया था, यूपीएसआई में क्या था, मैंने बोला कोई भी कानूनी आदेश संविधान के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि आपकी संसद भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो हमारे संविधान के आधारभूत ढांचे के अगेंस्ट हो। ठीक है, इनफैक्ट हमारी लेजिस्लेचर, मतलब हमारी विधायिका, अब विधायिका चाहे मेरे प्यारे बच्चे हमारी संसद हो या राज्य का विधानमंडल हो, हमारी विधायिका भी कोई भी कानून ऐसा नहीं बनाई सकती, ठीक है, जो हमारे संविधान के आधारभूत ढांचे के अगेंस्ट हो, जो हमारे संविधान के आधारभूत ढांचे के अगेंस्ट हो। विरुद्ध हो।
ठीक है। तो लेजिस्लेचर भी कोई कानून ऐसा नहीं बना सकती जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट। बात समझ में आ रही है? और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मेरे प्यारे बच्चे, कि जो सरकार के सभी अंग हैं, सरकार के 3 अंग हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, सरकार के सभी अंगों को हमारे संविधान के भीतर, ठीक है, रहकर ही कार्य करना होगा, संविधान के दायरे में रहकर ही कार्य करना होगा। ये बात भी समझ लो, सरकार के जितने भी अंग है ना, वो सारे के सारे अंग संविधान के दायरे में रहकर ही कार्य करेंगे। ठीक है, सरकार के सभी अंगों को, सभी अंगों को, सभी अंगों को, अब सभी अंग का मतलब क्या है मेरे प्यारे भैया जी? सभी अंग का मतलब क्या है? ऑल ऑर्गेन्स। ठीक है, जैसे कि लाइक आपका पहला लेजिस्लेचर, ठीक है, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी। जुडिशरी, ठीक है। तो सरकार के, ध्यान रखना, सरकार के सभी अंगों को, ठीक है, संविधान के भीतर रहकर ही कार्य करना होगा, संविधान के भीतर रहकर ही कार्य करना होगा, कार्य करना होगा, ठीक है। ये मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है, ठीक है। और जो आधारभूत ढांचे का सिद्धांत है ना मेरे प्यारे बच्चे, ये कौन से केस में दिया गया है? केशवानंद भारती केस 1973, ठीक है, केशवानंद भारती केस वर्सेस केरल 1973, केरल स्टेट 1973 में। इस केशवानंद भारती केस में ही, ठीक है, ये बात स्पष्ट आई कि कोई भी नियम या कानून, ठीक है, संविधान के आधारभूत ढांचे के अगेंस्ट जारी नहीं हो सकता। ठीक है, हमें अगर कोई भी संविधान संशोधन वगैरह कुछ भी करना है तो वो हमारे संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत है ना, जो आधारभूत ढांचे का सिद्धांत है, आपसे पूछा जाए किसमें दिया गया है? केशवानंद भारती केस में। तो आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किसमें दिया गया मेरे प्यारे बाबू? बोलो। तो आधारभूत ढांचे का सिद्धांत सर केशवानंद भारती केस में दिया गया। बड़े प्यार से मैंने आपको 2 विशेषताएं आज समझाई, ठीक है ना, और उम्मीद करता हूं कि कल भी हम विशेषताओं को ही समझेंगे, ठीक है, और जबरदस्त विशेषताओं को समझेंगे। ठीक है जी। प्रियम्बल में अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन प्रियम्बल, ठीक है ना, जस्टिसएबल नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। प्रियम्बल पे आने दो, प्रियम्बल को तोड़ के पढ़ा देंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना। ठीक है, लव यू ऑल बच्चों, ठीक है ना, लव यू भाई। मैं इंग्लिश में बोल सकता हूं, लेकिन आप ये सोचो कि मैं सारी चीजें इंग्लिश में भी लिखूं, ठीक है ना, हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेटर की तरह काम करूं, टीचर की तरह काम, मैं इतना नहीं कर पाऊंगा। मैं बिल्कुल क्लियर बोल देता हूं, आप जिस शब्द का मुझसे इंग्लिश मतलब, ठीक है, और इनफैक्ट आप पूछो या ना पूछो, मैं हर एक शब्द का इंग्लिश मतलब बताते हुए चल रहा हूं। आप देख लो, सुप्रीम लॉ है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तो मैंने हिंदी तक में नहीं बताई, केवल अंग्रेजी में बताए हैं। लेजिस्लेचर विधायिका, ठीक है ना, तो मुझे जहां पे लगेगा मैं वहां पे, प्लीज इसको इश्यू मत बनाओ मेरे प्यारे बच्चे। अंग्रेजी भी मुझ पे उतनी ही आती है अच्छी जितनी हिंदी आती है, ठीक है जी। चलिए, लव यू बेटा। ये सब पढ़ाऊंगा, केशवानंद भारती, ठीक है, सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा चंपकम दोराइजन केस, मिनर्वा मिल्स केस, ठीक है, फिर आपका, ठीक है, सज्जन सिंह केस, इंदिरा साहनी केस, सारे केस पढ़ाऊंगा और एक एक केस तुम्हारे दिमाग में रटवा दूंगा। ये तो बस शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ठीक है जी। चलो जी, ठीक है जी, लव यू बच्चों, ठीक है। अब स्टार लगाकर आना, ठीक है जी, ये ध्यान रखना। अब आपके स्टार लगने की दिशा में बहुत बड़े प्रयास प्रारंभ हो चुके हैं,